हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धिमा भटनागर और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, उसमें मैंने एक पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम करने जा रहे हैं यूनिट 1 का द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो देखो, बिना कोई टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम दोबारा इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो मैं बताती हूँ, मैंने क्या बताया था कि यूरोप क्या है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट की कंट्री है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट के अंदर छोटी छोटी कंट्रीज हैं, छोटी, कुछ बड़ी, कुछ उससे भी बड़ी, कुछ ज़्यादा ही छोटी, ऐसे कंट्रीज हैं। फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, और हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज है। तो अगर किसी भी कंट्री में कोई भी सोशल या पॉलिटिकल चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट यूरोप की बाकी कंट्रीज पे भी पड़ता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैं छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। अगर तुमने अगर अगर अच्छी तरह पढ़ा है 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन, या नहीं भी पढ़ा है, तो मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ जिससे तुम्हें आसानी हो, क्योंकि आगे की पूरी यूनिट उसी पे बेस है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था? मोनार्की से, वन सेकेंड, मोनार्की से कहाँ, किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कहाँ पे? मोनार्की को जब हमने खत्म कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था, तो क्या आया था उसके बाद? कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम आया था? डेमोक्रेसी आई थी। ठीक है। अब मोनार्की क्या है? मैं लास्ट वीडियो में बताया था, मोनार्की है रूल ऑफ द किंग। मतलब सेंटर ऑफ द स्टेट में एक रूलर रहेगा, एक किंग रहेगा। मतलब किंग को हम उसके उसके लॉज, उसके प्रोसीजर्स, उसके रेगुलेशंस हम बिना क्वेश्चनिंग के हमें माननी पड़ेंगी। हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर हमें कोई लॉ पसंद नहीं आ रहा या उसका हमें कोई भी रूल पसंद नहीं आ रहा, तो हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम में एक राजा को भगवान का वो माना जाता था कि एक राजा के अंदर भगवान बसते हैं। जस्ट लाइक, जैसे बोला ना, ये पंचायत होती है तो पंचों के अंदर भगवान है, ऐसे रूलर को भी एक गॉड का दर्जा दिया जाता था उस टाइम में, मोनार्की में। ठीक है। और उस टाइम पे देखो, अगर देखो उस टाइम में अगर हमारी खुद की कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, जो उस टेरिटरी के सिटीजन उनकी खुद की कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, खुद की फ्रीडम नहीं थी। जैसे अभी हम कहते हैं ना कि हम इंडियन है तो हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन तब के लोगों की ऐसी नहीं थी। उनके पास फ्रीडम नहीं थी, चॉइस नहीं थी कि अगर देखो कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ये उस टाइम पे भी नेपोटिज्म चलता था। कैसे चलता था? देखो, अगर एक किंग है, वो बहुत अच्छा है, हमने माना कि बहुत अच्छा है, उसने बहुत काम करा है लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए काम करा है, लेकिन उसी जगह जब उसका बेटा राजा बनेगा तो, और वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं क्रूर, बहुत ज़्यादा रूड ऐसा राजा है जो लोगों के लिए काम तो छोड़ो, लोगों को और तंग करता है, लेकिन तब भी हमें उसको अपना राजा मानना पड़ेगा, क्योंकि मोनार्की में यही होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा। हम अपना रूलर खुद चूज नहीं कर सकते। उसी के अपोजिट में आती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम अपना रूलर, लीडर, रिप्रेजेंटेटिव, कुछ भी कह लो, वो हम खुद चुनेंगे। वो पीपल्स लीडर होगा, मतलब वो जो लोग चाहेंगे वैसा लीडर बनेगा। कैसे? वोटिंग होती है ना, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, कि हम अपना रूलर खुद चुनेंगे। और जो वोटिंग का अधिकार है ना इंडिया में और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, मोस्टली जितने भी नेशंस है अभी वर्ल्ड में, सबको वोटिंग का अधिकार है, किसी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कास्ट, क्रीड। मतलब ये नहीं कि अगर तुम लड़की हो तो तुम वोट नहीं दे सकती, ऐसा नहीं है। वो पहले, बहुत पहले होता था 18th या 19th सेंचुरी में, बट अब सबको वोटिंग का अधिकार है। हम अपना लीडर खुद चुन सकते हैं, और हम वो लीडर चुनेंगे जो हमारे वेलफेयर में काम करेगा, हमारी नीड्स पूरी करेगा, हमें पहले रखेगा, ना कि खुद को। तो इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। इसका जो मेजर, जो इसको इम्पैक्ट करा था, वो किसने करा था? फिलोसफर्स ने, स्कॉलर्स ने। ठीक है, कि मतलब वो अपने आइडियाज़ देते थे, मतलब वो अपने आइडियाज़ देते थे कि ऐसे ऐसे करो। मतलब उस टाइम पे जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में। एक होता है ना कि वो जैसा बोलते थे लोग वैसा करते थे। उस टाइम पे वो अपनी पेंटिंग्स से, क्योंकि उस टाइम पे तो देखो सोशल मीडिया वगैरह था नहीं कि तुम, अगर आपके सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं, अगर उनको कोई भी इम्पैक्ट लेना होता है, वो अपनी बात ट्विटर पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन वगैरह इतना नहीं था। इतना क्या, उस टाइम पे इन्वेंट ही नहीं हुआ था। तो उस टाइम के जो फिलोसफर्स, स्कॉलर्स वगैरह थे, वो पेंटिंग, जो पेंटर्स थे उनको हायर करते थे, उनसे पेंटिंग्स बनवाते थे। कि जैसे ये देखो, यहाँ पे भी एक पेंटिंग है, इससे ये कुछ इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या इंटरप्रिटेशन है। ऐसे ही वो इंटरप्रेट करते थे। उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने में। ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या लिखिए? The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. सबसे पहले नेशनलिज्म का जो क्लियर एक्सप्रेशन था वो कहाँ आया था? फ्रांस में आया था। ठीक है, पूरे यूरोप में सबसे पहले नेशनलिज्म कहाँ आया था? फ्रांस में आया था। कब? 1789 में। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होता है? 1789 में। ठीक है। पहले जो फ्रांस था वो क्या था? एक एब्सोल्यूट मोनार्की था। मतलब 1789 तक वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की था, वहाँ पे राजाओं का शासन था। ठीक है। 1789 के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो क्या बनी? एक डेमोक्रेटिक रेजिमे के तौर पे वापस आई। ठीक है। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। मतलब क्या? पहले मोनार्की थी,
पहले बॉडी किसकी होती थी, किंग की, मतलब किंग जिन लोगों को चाहेगा उन्हीं की, मतलब उन्हीं को मतलब अधिकार मिलेंगे अगर किंग्स, बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स से पहले, ठीक है। अब क्या हो गया, बॉडी ऑफ फ्रेंच पीपल, मतलब लोगों के हित में काम होगा, जैसा लोग चाहेंगे वैसे ही काम होगा। ये नहीं कि किंग अपने, पहले क्या होता था, किंग अपने आप ही अपने हिसाब से लॉज चेंज करता रहता था, बट अब रूलर जो अब जो डेमोक्रेटिक जो रेज में होगा उसमें जो लीडर है वो लोगों के हित में काम करेगा, लोग जैसा चाहेंगे वैसा काम होगा। तो आपके बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स में डेमोक्रेटिक में यही चेंज हुआ, ठीक है। आई मीन मोनार्की से जब डेमोक्रेसी में फ्रांस आया तो यही चेंजेस आए, ठीक है। इसमें लिखा है द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप्स इट्स डायनेस्टी। इस लाइन का मतलब क्या है, वो लोग होंगे जो नेशन को बनाएंगे। क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप्स इट्स डेस्टिनी, कि डेस्टिनी मतलब फ्यूचर, मतलब लोग खुद का फ्यूचर खुद लिखेंगे, पहले उनके हाथ में कुछ नहीं था, रातों रात इधर, मैंने बताया ना कि अगर आप अभी इस टेरिटरी में हो सकता है रात को आप सुबह आपकी आंख खुली, किसी राजा ने आप पे हमला कर दिया और आप उसकी टेरिटरी में आ गए, तो ये आपका फ्यूचर किसी और के हाथ में है। लेकिन अब आप लोग अपना फ्यूचर खुद लिखेंगे, अपना नेशन खुद बनाएंगे, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। इसका मतलब क्या है, अब ये देखो, इसमें ये पूरा पैराग्राफ है ना, 1 सेकेंड, हाँ, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बनाई गई, कि ठीक है हमने नेशनलिज्म ले आए, हमने मोनार्की खत्म कर दी, लेकिन जब एक बात बताओ, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन उस टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। मतलब देखा जाए जहाँ पंजाब के लोग अलग थे, ठीक है, कन्याकुमारी के अलग थे, कश्मीर के अलग थे, वहाँ मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट था हमारा अलग था, तो उनको एक साथ कैसे लाए, कलेक्टिव आइडेंटिटी, क्योंकि उनको सबको देखो पहले इंडिया ऐसे नहीं था, ठीक है, तो उन सबको ऐसा कैसे एहसास दिलाएं कि आप सब इंडियन हो, कि ये जो पूरा जो इंडिया है वो एक ही उसमें आता है, ठीक है, ये पूरा जो इंडिया है वो एक ही है, मतलब वो सब इंडियन हो। ये नहीं कि आप अगर आप गुजरात में हो तो आप गुजराती हो, आप पंजाब में हो तो पंजाबी हो, ऐसा नहीं, आप सब इंडियन हो। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे लाई गई, वो मेजर्स बताएं और प्रैक्टिसेस बताएं उस टाइम में फ्रांस में कैसे लाए गए। The ideas of la patrie, the fatherland, and les citoyens, the citizens, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. तो देखो उस टाइम पे आइडियाज आएगा, मतलब उस टाइम पे ना इंटरप्रिटेशन होती थी कि देखो फादरलैंड क्यों बोला गया, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मदरलैंड, हमारे यहाँ पे मदरलैंड, हमारे यहाँ पे भारत माँ बोला जाता है, लेकिन उनके में फादरलैंड बोला जाता है। जब याद है कि जब इंडियन नेशनलिज्म हमने पढ़ा था, तो उस टाइम पे जब नेशनलिज्म बिल्कुल पीक पे था, जब हम लोग आज़ाद होने वाले थे, तो उस टाइम पे एक भारत माता का पेंटिंग बनाई गई थी, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे वो थे, भतीजे थे या भाई थे, अबिंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भारत माता की सबसे पहली पेंटिंग बनाई थी। ये देखो, ये वो मैं पेंटिंग कह रही थी, ये सबसे पहली पेंटिंग थी भारत माता की जो उस टाइम पे नेशनलिज्म के पीक पे बनाई गई थी, अबिंद्रनाथ टैगोर, ना कि रविंद्रनाथ, नहीं अबिंद्रनाथ, AB, ठीक है, अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी ये पेंटिंग। और देखो इनके एक हाथ में भारत माता के बुक्स हैं जो नॉलेज को दर्शाते हैं कि हमें इंडिया को एक लिटरेट कंट्री बनाना है, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली जो लोग थे वो अनपढ़ थे, ठीक है। और एक ये वाइट सैफरॉन कपड़ा है, मतलब वाइट क्या दर्शाता है, वाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, पीस, मतलब अब हमें पीस चाहिए, हमने पूरे 200 साल से वॉयलेंस ही देखा है, तो अब हमें पीस चाहिए। ये जो है ये घास या तुम वो कह सकते हो जो एक तरह का वो होता है, प्लांट होता है, ठीक है, ये इसलिए कि ये हमारे जो किसान जो वो है ना, किसान वो उनको दर्शा रहा है कि जो किसान की कम्युनिटी है उनको, क्योंकि जो भारत था ना वो उस टाइम पे मिट्टी, अभी भी मिट्टी का ही देश कहलाता है, हमारे यहाँ पे 70 to 80% एग्रीकल्चर होता है। और ये है रुद्राक्ष की माला, उस टाइम पे जो मतलब उस टाइम पे जो हिंदुज़म था ना वो कल्चरल पीक पे था, इसलिए इसको दर्शाया। तो ये भारत माता की सबसे पहली जो पिक्चर थी ये थी। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि जैसे हमारे मदरलैंड है उनके वो फादरलैंड है, तो जैसे हमारे यहाँ पे पिक्चर्स ऐसे आई थी कि हम भारत माता को आज़ाद करेंगे, उधर ऐसा बोला जाता था कि हम उनको फ्रांस को एज अ फादरलैंड बोला जाता था, तो उसको ऐसे उनके अंदर वो लोगों के अंदर एक ऐसे नेशनलिज्म जगाया था कि हमें अपने फादरलैंड को आज़ाद कराना है, मतलब मोनार्की के जड़ों से आज़ाद करा के डेमोक्रेटिक रेज में बनाना है। देखो द फादरलैंड का एक तो आइडियाज़ आया था और एक द सिटीजन्स का आइडिया आया था कि हम सिटीजन सबसे ऊपर हैं, लोग सबसे पहले आते हैं, ना कि कोई रूलर या किंग। वो उसका एक धर्म है, एक राज्य धर्म कहते हैं ना, राज धर्म, उसका काम है कि हमारी सेवा करना, ठीक है, ये नहीं कि हमें एक्सप्लॉइट करना। तो इसलिए सबसे पहले सिटीजन्स को रखा जाए। ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इस टाइम पे इक्वल राइट्स की भी बात करी गई, क्योंकि देखो उस टाइम पे जब मोनार्की थी ना, तो जो किंग जिसको चाहता था, जैसे किंग्स के नीचे थे मिनिस्टर्स, तो उनके अंदर ज़्यादा राइट थी किसी एक सिटीजन से। लेकिन जब डेमोक्रेसी आएगी तो सबके पास इक्वल राइट होगी कि एक प्राइम मिनिस्टर है,
वो उसको प्राइम मिनिस्टर जो है और एक प्रेसिडेंट है, सबके इक्वल राइट्स होंगे। ये नहीं कि अगर जब वोटिंग होती है तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी वोट करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो अगर जो रीजनल इलेक्शंस होते हैं उन सब में, तो अगर ये नहीं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर है तो और हम सिटीजन्स है तो उनको 2 वोट देने को मिल सकता है, ऐसा नहीं है। सबको एक ही वोट मिलेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट, सब एक ही वोट डाल सकते हैं इलेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब है इक्वल राइट, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। फिर उसके मेरा हाँ, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। आप देखो, पहले तो देखो, अगर मोनार्की थी तो राजा का मतलब जो टेरिटरी थी उसका खुद का फ्लैग था। तो हमने कहा जब मोनार्की नहीं रही तो फ्लैग भी क्यों रहा, है ना, तो हम उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। जब इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स का फ्लैग चलता था। हमने कहा जब ब्रिटिशर्स ही नहीं रहे तो वो क्यों रहे, हाँ मतलब तो उनका फ्लैग क्यों रहे, है ना। तो फिर जो फ्रांस के जो लोग थे, फ्रेंच पीपल, उन्होंने अपना खुद का नया फ्लैग बनाया जिसको ट्राई कलर, जैसे हमारे यहाँ ट्राई कलर है तिरंगा, उनका भी तिरंगा था लेकिन उसके कलर्स अलग थे। जैसे हमारा खुद का ट्राई कलर है ना तिरंगा जिसको बोलते हैं, उसमें 3 रंग हैं, सैफ्रॉन और ये नीचे ग्रीन और यहाँ पे वाइट और यहाँ पे हमारा अशोक चक्र। तो इनका जो फ्रांस का था, उनका भी जो न्यू फ्लैग था वो भी ट्राई कलर था, उसमें 3 कलर्स थे, ब्लू, वाइट और रेड, ठीक है। तो ये है अपना फ्रेंच फ्लैग, इसको देख लो। अगर तुम्हें नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए, जितने भी बड़े बड़े जितने भी कंट्रीज़ हैं तुम्हें उन सबके फ्लैग की पता होना चाहिए कि उनके फ्लैग्स प्लस उनके कैपिटल क्या है। किसी भी जो भी कंट्री है, जितनी भी इंपॉर्टेंट जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके तुम्हें फ्लैग्स प्लस उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है द ईस्ट स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। तो देखो उस टाइम पे जो ईस्ट स्टेट जनरल थी ना, उसको उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली में रख दिया था। क्यों? क्योंकि जो पहले की जो ईस्ट स्टेट जनरल थी, वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे जो वहाँ पे काम करते थे, वो खुद ही अपने आप को ऐसे मतलब उसमें खुद एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था किसका, सिटीजन्स का। लेकिन अब डेमोक्रेसी आ गई है तो सिटीजन्स खुद अपने मिनिस्टर्स चुनेंगे ना, खुद इलेक्ट करेंगे उनको। तो अब एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया था किसका, सिटीजन्स का। फिर था न्यू हैंड्स फॉर कंपोज ओट्स टेकन एंड मैरिटर्स कॉमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। हाँ, तो न्यू हैंड्स का मतलब क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, देशभक्ति के गाने उस टाइम पे बनने लगे थे। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, जब नेशनलिज्म पीक पे था तब देशभक्ति के कितने सारे गाने बने थे, महात्मा गांधी की तरफ से बने थे और भी कितने सारे गाने बने थे ना, जिसे अंदर से लोगों के जो अंदर से देशभक्ति आए, ठीक है, सेंस ऑफ नेशनलिटी उनके अंदर से आए ना। तो उस टाइम पे जब फ्रांस में जब ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, तो उस टाइम पे देशभक्ति के गाने बनाए जा रहे थे। ओट्स टेकन, ओट्स का मतलब प्लेज ली जा रही थी कि अगर मरेंगे तो भी जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए, ऐसे, ठीक है। फिर था मैट्रस कॉमेमोरेटेड। मैट्रस कॉमेमोरेटेड का मतलब जो क्या बोलते हैं, जो उस टाइम पे जो शहीद हुए थे, ठीक है। मैट्रस का मतलब होते हैं जो शहीद हुए थे, उनके नाम पे मतलब कहा गया कि जो शहीद हुए हैं उनका हम आगे नाम लेकर जाएंगे, होता है ना ऐसे। तो वही सब हुआ कि मतलब इस अंदर से दिखाया कि ये कैसे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आई लोगों के अंदर कि हाँ हम एक देश हैं, ठीक है। देखिए अगर अगर देखो, अगर फ्रांस है पूरा, अगर इस रीजन से कोई शहीद हुआ या इस रीजन से कोई आदमी शहीद हुआ मतलब नेशनलिज्म के उसमें, क्योंकि देखो वॉयलेंस तो हुआ होगा, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी सिस्टम का तो वॉयलेंस होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि उसको ऐसे बोला जाएगा कि वो इस रीजन का था तो वो यहाँ से, उसको बोला जाएगा कि वो ऐसा बोलेगा कि फ्रांस का आदमी जो था वो शहीद हुआ। अगर देखो अगर वो किसी रीजन को होगा ऐसे नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कलेक्टिव आइडेंटिटी ऐसे ऐसे लोगों के अंदर आई। नेक्स्ट है a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब क्या है कि आप पहले तो देखो, अगर राजा था तो उसके नीचे कुछ मिनिस्टर्स काम करते थे, फिर मिनिस्टर्स के नीचे कुछ लोग काम करते थे, मतलब बहुत ही मतलब ऐसा था ना कि बहुत ज़्यादा कयोस था। मतलब कयोस इसलिए था क्योंकि किसी को मतलब यहाँ पे करप्शन बहुत इस टाइप से होता रहता था, तब कुछ पता ही नहीं चल रहा था कौन क्या कहाँ पे क्या काम कर रहा है। पर अब एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था कि एक बहुत मतलब एक पार्लियामेंट होगा, उधर से ही सारा काम होगा, ठीक है। और एक पूरा सेंट्रलाइज एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया और इसमें क्या था, और इसका कुछ लॉज बन गया जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म लॉज। मतलब यूनिफॉर्म मतलब ये वो स्कूल वाले यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म लॉज मतलब सबके लिए समान अधिकार, मतलब समान लॉ या समान कानून, हाँ समान कानून जो बोलते हैं ना वो, कि अगर हम इंडिया के हिसाब से देख लें, अगर मैं एक हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ, तो ये नहीं कि हिंदू के लिए लॉ अलग है मुस्लिम के लिए लॉ अलग है, ऐसा नहीं, सबके लिए एक अधिकार एक कानून बनेगा। तो यही बात इसमें कहेंगे कि यूनिफॉर्म लॉज आए, पहले नहीं था मोनार्की में ऐसा। फिर था इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। तो देखो इसको मैं एक सिंपल व्यू समझाती हूँ कि अगर ये जो मोनार्की का एक रीजन है, तो यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ पे एक रीजन है, अगर यहाँ पे 1 किलो मानो चावल मतलब तो मानो कि 30 रुपये का मिल रहा है, यही 1 किलो चावल थोड़ा सा आगे किसी और रीजन में जाओगे तो वहाँ पे 40 रुपये का मिल रहा है, और कहीं जाओगे तो 50 का मिल रहा है। तो मतलब उल्टा सीधा हो रखा था, मतलब अपने आप से ही इन लोगों ने वो बना रखे थे, खुद के रेट सिस्टम था, तो वो अबॉलिश हो गया। अब क्या आया, यूनिफॉर्म सिस्टम आया
कि हर चीज़ का, जैसे इंडिया के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, कि अब हर चीज़ पे एक ही टैक्स लगेगा, एक ही मतलब एक बोलते हैं ना, एक ही एमआरपी होगी, समझ आया? ऐसे मैं बोलना चाह रही हूँ। तो उस टाइम पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजर्स अडॉप्ट हुए। Regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the language of the nation. मतलब अगर जो भी रीजनल लैंग्वेजेस थी ना उनको अबॉलिश कर दिया गया और फ्रेंच जो थी उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, कि मतलब फ्रेंच से अलग भी लोग ना अलग अलग रीजन्स में और भाषाएं बोलते थे, बट उनको अबॉलिश कर दिया गया। बट अगर हम इस वे में देखा जाए, इंडिया के वे में, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर आप ये कह दोगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो हिंदी है वो एक नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस है, 22 नेशनल लैंग्वेजेस हैं। हम किसी भी हिंदी को हम सुपीरियर नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे तमिल भी है, गुजराती भी है, महाराष्ट्रियन भी है, सबकी अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज है। हम किसी भी लैंग्वेज को अबॉलिश नहीं कर सकते। तो ये फ्रेंच का केस था, बट इंडिया का केस इससे बहुत डिफरेंट है। उधर फ्रांस में फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज बताया गया था, ठीक है। फिर हाँ, the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other people of Europe to become nation. तो देखो इसमें ये क्या बताया गया, आप देखो फ्रांस की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब हम आगे आ रहे हैं कि फ्रांस का क्या रोल था यूरोप के बाकी कंट्रीज को। अब देखो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने फ्रांस में रेवोल्यूशन लाया, ठीक है, उन्होंने कहा कि अब हमारा एक मिशन है कि हमने यहाँ पे तो एक्सपेरिमेंट करा, वो कामयाब हो गया, हमने मोनार्की खत्म कर दी। अब हमारा काम है कि हम बाकी यूरोप की जितने भी रीजन्स हैं, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ पे हम रेवोल्यूशन लाए, ठीक है। और डेस्पोटिज्म क्या होता है? डेस्पोटिज्म एक तरह का वो लॉ मतलब वो सिस्टम होता है जिसमें ऑपरेसिव सिस्टम होता है, किसका? रूलर्स का। मतलब रूलर जो चाहेगा वही होगा, हमारी खुद की कोई चॉइस नहीं है, वो हम पे अत्याचार करते रहे, हम सहते रहे। तो उससे बाकी यूरोप के रीजन्स को कैसे आज़ाद कराया जाए, तो रेवोल्यूशनरीज का अब से ये मिशन था, ठीक है। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. अब देखो Jacobin clubs क्या थे? वो एक तरह के वो किसने सबसे पहले, देखो सबसे पहले जो Jacobin club था वो फ्रांस में ही बना था, क्योंकि सबसे पहले नेशनलिज्म भी तो वहीं पे आया है। किसने बनाया था? किसने बनाया था? हाँ, मैक्समिलियन, ये नाम सुना होगा क्योंकि तुम लोगों ने जो 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा उसमें तुमने नाम सुना होगा, मैक्समिलियन रॉबेस्पेरी। इसने सबसे पहले जैकोबियन क्लब बनाया था। वो जैकोबियन क्लब क्या है? वो एक तरह के रेडिकल रेवोल्यूशनरीज थे। रेडिकल क्या होता है? जो चेंज लाना चाहता है सोसाइटीज़ में। तो सबसे पहले फ्रांस में आया था। ये ऐसे क्लब से जहाँ पे लोग जाते थे, अपने आइडियाज़ शेयर करते थे। देखो ऐसे रेवोल्यूशन नहीं आता रातों रात, बहुत बहुत बड़ा एक तरह का होता है, लॉन्ग वे ऑफ होते आइडियाज़, रेवोल्यूशंस, आइडियाज़, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जैकोबिन क्लब्स ना वही रेडिकल जो वहाँ के रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ही बनाया था। इनका काम था लोगों के अंदर क्रांति लाना। रेडिकल का जो हिंदी मीनिंग है वो एक क्रांति लाना, लोगों के अंदर, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, एनकरेज करना, अवेयर करना कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है मोनार्की से बाहर आना। तो ये जो जैकोबिन क्लब से पहले फ्रांस पे थे, अब ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाने लगे थे। कौन इनको सेटअप करता था? एजुकेटेड मिडिल क्लास, क्योंकि जो एजुकेटेड होंगे, जिनको पता होगा, जो अवेयर होंगे अपने राइट्स वगैरह के बारे में, वही तो करेंगे ये सब, है ना। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in the 1790s. इसका मतलब ये क्या है कि जो इनकी जो एक्टिविटीज़ थे, जो कैंपेन्स करते थे लोगों को अवेयर करने के लिए, वो प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज। मतलब जो फ्रेंच आर्मीज थी ना, देखो सबसे पहले फ्रांस में आया, तो अब फ्रेंच आर्मीज जो थी ना वो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम, जर्मनी, इन सब में जाने लगी। कब? 1790s में फ्रेंच आर्मीज को, मतलब, और पता है इनको लोगों ने भी वेलकम करा, कि होता है ना कि बाकी जो यूरोपियन नेशंस हैं उन्होंने वेलकम करा फ्रेंच आर्मीज़ को, क्योंकि उन्होंने देखा था कि भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, उनके में मोनार्की ख़त्म हो गई। तो इसलिए उन लोगों ने भी इनको मना नहीं करा कि आप हमारे टेरिटरी में मत आइए, हम जैसे हैं वैसे खुश है। लोगों ने इनका वेलकम करा, इन फ्रेंच आर्मीज़ का, कि आओ हमारे जो रीजन है उसमें भी चेंज लाओ। With the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. कि अब इसमें यही बताया गया है कि कैसे ऐसे रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुए, तो जो फ्रेंच आर्मीज थी, जो फ्रांस की जो सेना थी, वो उन्होंने और आइडियाज़ जो नेशनलिज्म के थे वो और आगे तक बढ़ाए, मतलब पूरे यूरोप में फैलाने की कोशिश करी, ठीक है। मतलब अब समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन पहले क्यों मैं बता रही थी कि क्या हुआ था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही पूरा यूरोप में नेशनलिज्म फैला था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
देखो अब आगे है, विद इन द वाइड स्वर्थ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। तो बताओ नेपोलियन बोनापार्टे कौन है, मैं बताती हूँ। जो हमने जो क्लास 9 में जो चैप्टर 1 पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके लास्ट में कंक्लूजन में दे रखा था ना इसका पार्ट कि नेपोलियन कौन था। देखो जब डेमोक्रेसी आई ना तो उस बाद सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आने थे। तो चेंजेस कौन लाया, पॉलिटिकल और सोशल, यही लाया नेपोलियन बोनापार्टे। पहले तो ये बहुत ही छोटा मोटा सा लीडर था, बट जैसे जैसे चेंजेस लाया सिस्टम में, लोगों की उनको राइट्स उनको इंट्रोड्यूस कराई, इसे चेंज बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाया था ये, ठीक है। और लोगों को मॉडर्न वेज से इंट्रोड्यूस कराया, पहले सारे ट्रेडिशनल वेज चलते थे, इसने मॉडर्निटी लाई, किसमें, कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। तो लोगों ने इसको ऐसा मसीहा देखा कि ये तो हमारा मसीहा है, ये हमें बचा रहा है चीज़ों से, है ना, ये हमारे लिए मॉडर्न वेज ला रहा है, कैसे लिबर्टी के आइडियाज़ ला रहा है। लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम, कि हमें फ्रीडम दिला रहा है, किससे, मोनार्की से। तो धीरे धीरे ना जो डेमोक्रेसी थी वो किस में बदल गई, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप होता है जहाँ पे एक आदमी पूरे जो इतना भी जो टेरिटरी या कंट्री होता है उस पर एक तरह से राज करता है। ये थोड़ा थोड़ा मोनार्की से सिमिलर है। तो दोबारा से जब ये डिक्टेटरशिप आई तो आप लोग सोच रहे होगे कि तो लोगों ने मना नहीं किया, ये तो अभी उसी से निकल के बाहर आए थे। मना इसलिए नहीं करा, देखो जहाँ मोनार्की में जो किंग था लोगों की जो राइट्स था, जो लोगों की राइट्स होती थी उन पे कब्जा कर लेता था, उनको खुद का कुछ नहीं सोचने देता, ना करने देता था। उसी के अपोजिट जब डिक्टेटरशिप में नेपोलियन आया तो उसने तो लोगों को और इंट्रोड्यूस कराया उनकी राइट्स से। उसने कहा तुम फ्रीडम लो, कि तुम्हें, उनको बताया कि फ्रीडम क्या होती है, उनके खुद के बर्थ राइट क्या होते हैं। उसने चेंजेस लाया, कहाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जो पहले नहीं था, कि लोगों के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करता था, वो सब ये लाया। तभी लोगों ने इस डिक्टेटरशिप को भी एक्सेप्ट करा। उन्होंने कहा ठीक है, हम एज नेपोलियन को एज अ रूलर अपना मानते हैं, पर क्यों मानते हैं, क्योंकि देखो लोग जो होते हैं ना, लोगों को अपनी बेसिक स्किल्स पूरी करनी है। उनको क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, और उनको ये तीनों मिल रहा था, प्लस बर्थ राइट भी मिल रहे थे, राइट्स मिल रहे थे, लिबर्टी। तो क्यों मना करेंगे इस चीज़ को, है ना। तो नेपोलियन बोनापार्टे ऐसे एज अ मसीहा इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। जो वो था क्या, उसकी खुद की ना कैपिटलिस्ट सोच थी, क्योंकि वो कैपिटलिज्म में मानता था, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी दो, कि स्टेट के हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, लोगों के हाथ में दो। पहले जो मोनार्की थी उसमें क्या था, लोग की चीज़ों पे कब्जा था किंग का, है ना। अब इसने कहा कि सब कुछ लोगों का है, लोगों को दो, वो खुद काम करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसमें मैं आगे बताती हूँ। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। मैंने बताया ना, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो गई, एक तरह से दोबारा से मोनार्की आ गई। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है, जो जिससे पूरा जो पॉलिटिकल उसका जिससे पूरा एक पॉलिटिकल जो वर्क थ्रू होता है वो चलता है एक कंट्री का, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जैसे जुडिशरी, जैसे हमारा लोकसभा, राज्यसभा, ये सब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो देखो वैसे तो उसने डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी, बट उसने चेंजेस लाए थे, बहुत अच्छे चेंजेस लाए थे। कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। उसने रेशनल बना दिया था। रेशनल का मतलब क्या है, अब लोग लॉजिक, उसने बहुत सारा लॉजिक और सेंसिबल थिंग्स उसमें लाई थी, चेंजेस लाए थे। उसने सेंस के साथ काम करा था, लॉजिक के साथ काम करा था, लोगों के हित में काम करा था। तो लोग उसको क्यों मना करते हैं ना, उसने इतने अच्छे अच्छे चेंजेस लेकर आए थे, है ना। फिर हाँ, एफिशिएंट बनाया था, 1 सेकेंड, हाँ, उसने ये जो सिस्टम था उसको और एफिशिएंट बनाया था, लोगों के हिसाब से उसने काम कर रहा था। देखो उसने मॉडर्न बनाया था, रेशनल बनाया था, एफिशिएंट बनाया था सिस्टम को। तो इससे लोगों ने उसको एज अ मसीहा, एज अ रूलर अपना एक्सेप्ट करा। द सिविल कोड ऑफ 1804, देखो अब इससे ये पूरा क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, जिसको हम नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। तो उसमें क्या था, डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। देखो तो नेपोलियन जब आया ना तो उसने जितने भी प्रिविलेजेस होते थे जो बर्थ के बेसिस पे होते थे, जैसे अगर हम इंडिया का कंटेक्स देख लें, एशियन इंडिया में क्या होता था, ब्राह्मण को सबसे सुपीरियर माना जाता था उनके बर्थ से। जैसे ही पैदा हो गया अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा तो मतलब वो सुपीरियर है, ऐसा माना जाता था ना। तो बट जब जैसे जैसे चेंजेस है सोसाइटी में, यहाँ पे भी रेडिकल चेंजेस आए इंडिया में, तो फिर ये सब चेंज होने लगा और लोगों ने कहा ये कास्ट सिस्टम हटाओ, सब इक्वल है। तो सेम फ्रांस में भी ऐसा हुआ, नेपोलियन ने कहा ये जो प्रिविलेजेस दे रखे हैं लोगों को ये हटाओ, ये बर्थ जो पैदा होते हैं बचपन से जो प्रिविलेजेस दे रखे हैं हटाओ। और क्या उसने क्या इस्टेब्लिश करा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के आगे कोई नहीं है, कानून सबसे ऊपर है, ना कानून से आगे ना कानून से पीछे, ठीक है, सब इक्वल है। लॉ के जो कानून है उसके सामने सब इक्वल है। ये नहीं कि अगर मैं इस कम्युनिटी का हूँ, इस कास्ट का हूँ, तो मैं ऊपर हो गया, तू इस कम्युनिटी का है तो तू नीचे हो गया, ऐसा नहीं, सब इक्वल है लॉ के समान, ठीक है। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब पहले जो किंग था ना वो लोगों की प्रॉपर्टी, मतलब जो उस टाइम पे तो खेत होते थे तो उनको, मतलब जितने भी लैंड होते थे उनको अपने अंदर ले लेता था, ठीक है, और उनसे काम करवाता था उन्हीं के लैंड पे, और उनका लैंड भी नहीं उनको देता था, उनको एक तरह की कहते हैं
गलत है, वेज देता था, मतलब उनको फीस देता था कि तुमने काम करा तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, और जो उस क्रॉप उगती थी वो भी ले लेता था। मतलब फ़ायदा क्या हुआ, तू उन्हीं के मतलब तुम उन्हीं के लैंड पे उन्हीं से काम करवा रहे हो, और जो आ रहा है, जो उससे क्रॉप उग रही है, जो खाना उग रहा है, वो भी तुम ले रहे हो। तो ये सब उसने एबॉलिश करा, और उसने नेपोलियन ने कहा राइट टू प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम रखो, ठीक है। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। मतलब ये जो एक कोड लाए थे, जो चेंजेस लाया था ना, अब जैसे अब कोई भी नया आइडिया आता है तो धीरे धीरे और भी जगह पे जाता है ना, तो ऐसे ही बाकी यूरोप में भी आइडिया फैला, और ये जो मैंने चीज़ें बताई ना, उनको एबॉलिशन हुआ और कुछ नई चीज़ें इस्टेब्लिश हुई, कुछ नए लॉज बने। In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions. देखो अब कुछ जो जगह थी, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ पे नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना, उसको सिंप्लीफाई करा, उसको एफिशिएंट बनाया। कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जैसे ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट ने अपना काम इसको भेजा, इसने आगे और काम करने को भेजा। बट यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खिचपिच मच रखी थी कि किसी को पता ही नहीं था कौन सा काम कहाँ भाई भेजना है। पर उसने मॉडर्न वेज लाया, उसने मॉडर्न टेक्निक लाया। कौन लाया? नेपोलियन। उसने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा था ना, उसको सिंप्लीफाई करा, तो लोगों के लिए तो अच्छा ही हुआ ना। Abolish the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. फ्यूडल सिस्टम क्या होता था? राजा जो था ना, वो कुछ लैंडलॉर्ड्स को ज़मीन देता था, और किस चीज़ के उस पर रिटर्न में वो कहता था कि तुम हमारे लिए काम करो, तुम हमारे लिए काम करोगे, जैसे आर्मी वगैरह में काम करोगे तो हम तुम्हें एक ज़मीन देंगे। तो लैंडलॉर्ड के पास एक ज़मीन आ गई। अब जो लैंडलॉर्ड था ना, इस ज़मीन पे लोगों को काम करवाता था, और जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज़मीनें होती थी ना, उन्हीं लोगों की होती थी। मैंने बताया ना, उन्हीं लोगों पे उनकी ज़मीन पे काम करवा रहे हो, ठीक है। और लैंडलॉर्ड जो थे, जो पीजेंट्स होते थे, जो इन पे काम करते थे, उनको पीजेंट्स कहते थे, उनको एक्सप्लॉइट करता था, ठीक है। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उनके पैसे काटता था। अब इसमें उनकी क्या गलती है? अगर बारिश नहीं आए टाइम पे, या ज़्यादा गर्मी पड़ गई, तो इसमें उनकी क्या गलती थी, है ना। तो जो फ्यूडल सिस्टम था, इसको एबॉलिश करा नेपोलियन ने, और जो पीजेंट्स थे उनको किससे बचाया? सर्फडम से। किससे बजाय? सर्फडम से। देखो लॉर्ड क्या होते हैं? जो लैंडलॉर्ड हो गए। सर्फ क्या होते हैं? जो पीजेंट्स हो गए। मतलब ये लॉर्ड जो ऊपर वाली है, और सर्फ जो लोअर वो हो गई, कि मतलब जो लॉर्ड है वो सर्फ से ऊपर है, ठीक है। जैसे होता है ना किंगडम, वैसे होता है सर्फडम, कि सर्फ जो हो गए वो पीजेंट्स हो गए। तो मतलब ऐसा बता दो कि लॉर्ड्स जो है वो ऊपर है और सर्फ जो है नीचे है। तो इससे उनको छुटकारा पाया कि आप अपना लैंड खुद रखिए। मेनोरियल ड्यूज मतलब ये जो वो पैसे होते थे, जो मैनोरियल मतलब मनी, ठीक है। तो जो पैसे होते थे, ये जो मतलब कर्ज, एक तरह से कर्ज से बचाया। क्योंकि देखो अगर तुम्हारी फसल खराब हो गई तो तुम लैंडलॉर्ड से और कर्ज लोगे, और लोन लोगे, और लोन लोगे, तो ऐसे तुम्हारा लोन तुम्हारे सर पे बढ़ता जाएगा, और तुम उसको चुका पा नहीं रहे हो क्योंकि फसल अच्छी हो नहीं रही है। तो यही होता था। तो जो पीजेंट्स को किसने बचाया? नेपोलियन ने। पीजेंट्री जो सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम, इसको ही अबॉलिश कर दिया कि आप अपना लैंड खुद रखो। किसके? उससे राइट टू प्रॉपर्टी से। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या होती थी? गिल्ड क्या होता है? एक तरह का समूह होता है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्योंकि देखो उस टाइम पे अगर राजा होता था, तो अगर राजा की कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आई, कोई रूल पसंद नहीं आया, तो एक आदमी को पसंद नहीं आई, ठीक है, तो फिर उसने दूसरे से बात करी, दूसरे ने कहा हाँ यार ये मुझे भी पसंद नहीं आया, फिर उसने किसी और से बोला, ठीक है। तो ऐसे करके इन सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और ये स्ट्रॉन्ग हो गए। क्योंकि देखो एक से बड़ा दो, दो से बड़े तीन, ऐसे मैंने इसमें तीन बताया। बट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, 100, 200, 300 ऐसे होती हैं। तो अब राजा के खिलाफ तो ज़्यादा हो गया ना। राजा के देखो अगर कोई एक आदमी आवाज़ उठाएगा तो राजा उसको दबा देगा, 100 लोगों की आवाज़ें कैसे दबाएगा, है ना। तो उस टाइम पे, मोनार्की के टाइम पे, जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप थी रेस्ट्रिक्ट हो रखी थी कि तुम नहीं बना सकते ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो राजा की जो पावर है उसको क्वेश्चन करे। तो किसने ये जो लॉ आया था, ये नेपोलियन ने रिमूव कर दिया कि आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं किसी के भी खिलाफ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। पीजेंट्स, आर्टिशियंस, 1 सेकेंड, हाँ, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी देखो उस टाइम पे, देखो मैंने बताया ना, राजा अपने ही हिसाब से सोचता था, प्रजा के बारे में नहीं सोचता था। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे इंप्रूव हो, है ना। तो अब तो जब नेपोलियन आया तो उसने लोगों के हित में काम करा। वो था तो एक डिक्टेटर, एक तरह से मोनार्की किंग ही था, लेकिन रूलर ही था, लेकिन उसने लोगों के लिए काम करा, उसने ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करा। अगर मेरे को देखो अगर मेरे को मोनार्की के टाइम में ए से बी पे जाने में मान के चलो 20 मिनट लगते थे, मतलब मैं मानने को कह रही हूँ। पर जब नेपोलियन आया तो वही मुझे 10 मिनट लगे, मेरा आधा टाइम बच गया ना। तो उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करा, लोगों के लिए काम करा। लोगों के लिए तो अच्छा ही है ना। फिर है पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब जो पीजेंट्स थे उनके लिए भी अच्छा था,
और बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा था क्योंकि अब उनको उनकी प्रॉपर्टी खुद वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं ना, कि अब कोई किसी का दबाव नहीं है कि आप ऐसे काम करो, आप ऐसे मत काम करो। किसी को उनको पेमेंट भी नहीं, क्योंकि पहले किंग ना, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे उनसे पैसे लेता था कि हम तुम हमारी टेरिटरी में हो, हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए हम तुमसे पैसे ले लेते, ऐसे होता था। तो अब ऐसा नहीं है, आप सब इंजॉय कर रहे थे। Businessmen and small-scale producers of goods, in particular, began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capitals from one region to another. जो बिजनेसमैन थे और जो स्मॉल स्केल ट्रेडर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, मतलब जो छोटे स्केल पे जो चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, गुड्स मतलब सामान होता है, जो उन लोगों को समझ आने लगा कि जो नेपोलियन ने जो यूनिफॉर्म लॉज लाया, मतलब एकमात्र कानून, सबके साथ एक ही कानून, एक ही रूल चलेगा, और ये सब जो स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, मतलब हर जगह एक ही प्राइस होगा सामान का, वेट्स का भी, मेजर्स का भी, जैसे मैंने बताया ना जीएसटी का केस। और ये जितने भी वो लॉज लाया था, नेशनल करेंसी भी सेम रहेगी, यानी कि फ्रांस में एक जगह कोई और करेंसी चल रही है, दूसरी जगह कोई और, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सब अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो फैसिलिटेट करेगा किस चीज़ की, द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कि अगर पहले मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना सारा टैक्स देना पड़ता था, मतलब कि बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था, बट अब ये सब ही हट गया कि आप कोई टैक्स नहीं देना, तुम अपने हिसाब से क्या, मतलब एक यूनिफॉर्म लॉ होगा कि अगर जहाँ पे 1 किलो चीनी 20 रुपए की मिल रही है, तो यहाँ पे भी 1 किलो चीनी 20 रुपए की मिलेगी। तो इससे गुड्स का एक्सचेंज और अच्छा हो गया। However, in the areas conquered, However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to French people, to the French rule were mixed. अब देखो, एक बात होती है ना कि सब लोगों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, हमेशा होता है कि अगर कोई कंट्री में कोई लॉ बना है तो ज़रूरी नहीं कि सबको पसंद आया, सब उसके फेवर में हो। तो ऐसा ही हुआ वहाँ पे, जो लोगों की जो रिएक्शन थे ना वो मिक्स थे, किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को बहुत दिक्कत थी। वही बात है। अब आगे इस जो नेपोलियन के जो लॉज थे उसका लिमिटेशंस क्या है, हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, क्या दिक्कतें आई। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. अब मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया ना अभी कि धीरे धीरे फ्रेंच आइडियाज़ यूरोप में फैलने लगे, तो फ्रेंच आर्मी वहाँ पे जाती थी। तो वही मैं बता रही हूँ कि ये सब नेपोलियन के टाइम में होता है। अब नेपोलियन भी वही काम कर रहा था कि वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाह रहा था। जैसे किंग काम करता है कि अगर उसकी ए टेरिटरी है तो वो बी टेरिटरी तक जाना चाहेगा। बट इस बार क्या था, इस बार लोगों ने उसका वेलकम करा। क्यों करा? क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि फ्रांस में कितना सारा रेवोल्यूशन आया, कितना सारा चेंज आया, वो लोगों के लिए आया। तो लोगों ने जो फ्रेंच आर्मी थी उनका वेलकम करा। क्या? हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब लिबर्टी मतलब फ्रीडम, मतलब ये लोग हमें फ्रीडम दिलाएंगे। तो इस बार लोगों ने इनका वेलकम करा, किसका? नेपोलियन की आर्मी का। ठीक है, बट द इनिशियल एंथुजिज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। बट अब देखो दिक्कत आ गई कि लोगों को ये जो जो लोगों को शुरुआत की जो खुशी थी ना वो गायब होने लगी। क्यों गायब होने लगी? क्योंकि उनको समझ आया कि देखो वैसे तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आ रहे हैं कि मतलब उनका वेलफेयर हो रहा है। मतलब कुछ देखो, एक लोग होते हैं जिनको अगर तुम खाना पानी दे दो तो बहुत खुश हैं, है ना, कि एक कैटेगरी है ए और एक है बी, तुम उनको खाना पानी कपड़ा सब दे दो तो बहुत खुश हैं। और उनसे उनकी क्या बोलते हैं, फ्रीडम छीन लो, है ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट बी होता है, वो कहता है कि नहीं, तुम हमसे खाना वगैरह छीन लो, हम खुद कर सकते हैं, पर तुम हमारी फ्रीडम तो हमसे मत लो। अब फ्रीडम कैसे ली? अभी तो हम बात कर रहे थे कि नहीं, नेपोलियन ने तो फ्रीडम दी है, बट फ्रीडम उसने जो दी है वो सिर्फ फ्रांस को दी थी। अब अगर देखो वही बात हो गई ना, अगर अब वो एक ए मतलब फ्रांस हो गया, और अगर इसके साइड में स्विट्ज़रलैंड है या होलैंड है या कोई भी स्विट्ज़रलैंड है, कोई भी है, और अगर वो इस पर कब्जा करेगा तो मतलब वो तो एक तरह से उसकी जीती हुई टेरिटरी हो गई ना, यही हो गया ना। तो सेंटर तो फ्रांस ही है, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा वो देगा ना कि चॉइस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सेशन। यहाँ के लोगों के पास इतनी फ्रीडम नहीं होगी, जो बी कैटेगरी हो गई। अब मैं आगे बताती हूँ कि कैसे ऐसा हुआ, लोगों को क्यों ऐसे लगने लगा कि नहीं यहाँ पे तो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। देखो, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, forced conscription into the French army is required to conquer the rest of the Europe all seem to outweigh the advantage of the administrative changes। देखो अब ये हुआ कि देखो यहाँ जो फ्रांस था वहाँ पे अलग टैक्स सिस्टम चल रहा था, और यहाँ जो उससे जीती हुई टेरिटरी थी वहाँ पे अलग टैक्स सिस्टम चल रहा था। क्योंकि देखो अगर मैं तुम पे कब्जा कर रही हूँ तो मैं जो कब्जा करने वाली कंट्री है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाऊंगी ना, क्योंकि वो मेरी कंट्री थोड़ी ना है ना। वही बात है, नेपोलियन ने वही दोबारा वो मोनार्की वाला सिस्टम शुरू कर दिया कि शुरुआत में तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, ये कर रहा था, बट धीरे धीरे उसने जो कंट्रीज़ को जिसने मतलब जो यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ में जिसमें उन्होंने कब्जा करा था ना, उस पर टैक्स बढ़ाने लग गया। और क्या करा था उसने? सेंसरशिप। हाँ, सेंसरशिप ये
कि हाँ अब उसने फिर से वो मोनार्की वाला खेल कि उसने कुछ चीज़ों पे रोक लगा दी, किसमें बाकी जो कंट्रीज है जिसमें उसने कॉन्कर करा था उसमें कुछ रोक टोक लगा दी कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते कुछ चीज़ों पे। ऐसा क्यों करा? जिससे उसको ये ना उसको अंदर से डर था कि ये कंट्रीज कभी बढ़ ना जाए, मतलब ये उससे बड़ी ना हो जाए और ये उसी के खिलाफ बगावत ना कर जाए, इसलिए उसने कुछ चीज़ों सेंसरशिप लगाई थी। प्लस उसने क्या करता, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। अब देखो मैं बताती हूँ कि किस केस में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का रूल था, है ना, तो ब्रिटिश आर्मी जो ब्रिटिश जो फौज थी उन्होंने इंडिया के जो सोल्जर्स थे ना, इंडिया के लोग, उनको अपने अंदर वो भर्ती कराई थी कि तो जो इंडिया के जो लोग थे ना वो लड़ रहे थे किसकी तरफ से, लड़ तो इंग्लैंड की तरफ से ही रहे थे, मर भी उन्हीं की तरफ से रहे थे, किसमें, वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन अगर अब हम एक आज़ाद देश हैं, अगर अब कोई सोल्जर मरेगा तो किसके नाम पे मरेगा? भारत भूमि के नाम पे मरेगा। पर उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के जो नौजवान थे उनको भर्ती करा रहे थे फौज में, ठीक है, और वो मर भी रहे थे तो किसके लिए? ब्रिटिश आर्मी के लिए। तो वही बात है ना। तो अब यहाँ पे जो फ्रांस के जो फ्रेंच आर्मी थी वो किसको भर्ती करा रही थी? जो छोटे छोटे जिन टेरिटरीज पे उन्होंने कब्जा करा था कंट्रीज पे, जैसे स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, उनको भर्ती करा रही थी। किस किस काम के लिए? बाकी जो यूरोप थे उन पे कब्जा करने के लिए। इसमें लिखा है ना, टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज थे उन पे कब्जा करने के लिए इनको भर्ती करा रहे थे। अगर कहीं पे भी ये लोग शहीद हो भी रहे हैं तो किसके नाम पे शहीद हो रहे हैं? फ्रांस के नाम पे शहीद हो रहे हैं, ना कि अपनी कंट्री के नाम पे। तो यही सब होने लगा। समझ आया कि देखो शुरुआत में जब नेपोलियन बोनापार्टे एक डिक्टेटर के टाइप पे आया था, एमर्ज हुआ था, तो लोगों को उसको बहुत पसंद आया था। वो था तो एक मोनार्किकल सिस्टम ही, डिक्टेटर सिस्टम ही था वो, लेकिन उसने लोगों के लिए काम करा तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब धीरे धीरे उसने बाकी जो कंट्रीज थे उनको कॉन्कर करा, उन पर कब्जा करा, तो उन कंट्रीज को भी अच्छा लगा था शुरुआत में कि अरे ये तो हमें फ्रीडम दिला रहे हैं। फ्रेंच आर्मी का उन्होंने वेलकम करा था। बट धीरे धीरे उनको समझ आया कि नहीं, ये चेंजेस तो ला रहे हैं हमारे सिस्टम में, हमें मॉडर्नाइज तो बना रहे हैं, बट हमारे किस उस पर किस चीज़ का सेक्रीफाइस हो रहा था? उनकी फ्रीडम का, उनकी लिबर्टी का, उनकी इक्वालिटी का। ये देखो सेम कंटेक्स्ट अगर हम इंडिया के उसमें देखें, तो जब ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे, इंग्लैंड वाले आए थे, तो उन्होंने हमें क्या, हमें बहुत अच्छा लगा था, हमने उनको बहुत वेलकम करा था कि अरे ये तो हमारे सिस्टम में चेंज ला रहे हैं, हमें और ज़्यादा मॉडर्नाइज बना रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। बट धीरे धीरे इनिशियली हमें समझ आया कि नहीं, ये तो हम पे कब्जा कर रहे हैं, हमारी फ्रीडम जा रही है, हम कुछ खुद का अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते। बस सेम वही कंटेक्स्ट है, बट नाम चेंज हो गया है। फ्रांस, इंग्लैंड, इंडिया, हॉलैंड, ऐसे नाम चेंज हो गया, कंटेक्स्ट वही है। तो यहाँ पे यूनिट खत्म होता है। अगर सेकंड यूनिट में अभी 2 दिन में कोशिश करूँगी कि वीडियो डल जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए हो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो 10th में पढ़ रहे हैं, उनका बोर्ड है इस साल। और अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी लाइन से कोई भी डाउट हो, मेरे को मैसेज कमेंट कर देना, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, दोबारा मिलते हैं।